नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता का मॉन्यूमेंटल काम, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी। जी हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक असाधारण किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे भारतीय दर्शन, जो हमारी सोच की इतनी पुरानी और गहरी परंपरा है, उसमें गोता लगाने जैसा है। और वो भी पूरे 5 खंडों में। सही कहा, 5 वॉल्यूम्स। तो आज हम इसी सोर्स मटेरियल को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विशाल बौद्धिक काम की खास बातें क्या हैं और ये इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेखक पर थोड़ी बात हो जाए। सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता 1885 में जन्म हुआ था इनका। वो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि कह सकते हैं कि एक पुल की तरह थे भारत की जो पुरानी ज्ञान परंपराएं हैं और जो पश्चिम का एनालिटिकल तरीका है उनके बीच। जी। और उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि भाई भारतीय दर्शन सिर्फ धर्म या कोई रहस्यमय चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही रिगरस बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें गहरा तर्क है, विश्लेषण है। बिल्कुल सही कहा। और उनका ये काम हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिसका पहला वॉल्यूम 1922 में आया था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 5 खंड, वो भी उस जमाने में। हाँ, 5 खंड। और जिस गहराई और विस्तार से उन्होंने इसमें चीजों को समेटा है, वो सच में कमाल है। पहले खंड में देखिए सांख्य है, योग है, न्याय, वैशेषिक, ये सारे मुख्य दर्शन आ जाते हैं। और ये तो बस पहला खंड था। जी हाँ, बाद के खंडों में तो फिर बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त दर्शन और यहाँ तक कि चारवाक और तंत्र जैसी धाराएं भी शामिल हैं। मतलब बहुत ही व्यापक कवरेज है। अच्छा, एक बात जो आपने कही वो बहुत दिलचस्प है। कौन सी? कि दासगुप्ता ने दूसरों की लिखी व्याख्याओं पर ज्यादा भरोसा नहीं किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने सीधे संस्कृत के जो मूल ग्रंथ थे उन्हीं से कान किया। अक्सर वो सीधे कोट करते थे, उनका अनुवाद करते थे और फिर जो मुख्य तर्क हैं उनको समझाते थे। ये तो बहुत मेहनत का काम रहा होगा। बहुत ज्यादा। और इसी वजह से उनका काम इतना प्रामाणिक माना जाता है। उन्होंने विचारों को सिर्फ लिस्ट नहीं किया, बल्कि उनका विकास कैसे हुआ ये भी दिखाया। जैसे मुक्ति, आत्मा, कारण कार्य संबंध, तर्कशास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान, इन सब पर सोच कैसे बदली, कैसे विकसित हुई। और सिर्फ विकास ही नहीं दिखाया, उन्होंने विचारों को जोड़ा भी, तुलना भी की। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, जैसे वो सांख्य योग का जो पुरुष प्रकृति वाला द्वैतवाद है, मतलब चेतना और पदार्थ का अलग होना, उसकी तुलना वो देकार्त के मन शरीर द्वैतवाद से करते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारतीय दर्शन में भी वो विश्लेषणात्मक गहराई थी जो हमें पश्चिमी दर्शन में दिखती है। हाँ, ये सिर्फ आध्यात्मिक खोज भर नहीं थी। या फिर वो नागार्जुन की शून्यता की व्याख्या कैसे करते हैं। कई लोग उसे निहिलिज्म, मतलब शून्यवाद समझ लेते हैं। हाँ, कि सब कुछ शून्य है, कुछ नहीं है। पर दासगुप्ता समझाते हैं कि नहीं, शून्यता का असली मतलब है निर्भर उत्पत्ति, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, कि कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। ये शून्यवाद नहीं, बल्कि यथार्थ को समझने का एक बहुत ही गहरा और परिष्कृत तरीका है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। जी, तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि दासगुप्ता सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे थे, वो विचारों की तह तक जा रहे थे, उनकी व्याख्या कर रहे थे। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतनी गहराई, इतनी तकनीकी भाषा, क्या ये आज के समय में पढ़ने में बहुत मुश्किल नहीं है? देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये कोई हल्की फुल्की रीडिंग नहीं है। दासगुप्ता की जो गद्य शैली है वो थोड़ी गहन है, तकनीकी है, और उसमें 20वीं सदी के शुरुआत वाली एक फॉर्मल विद्वत्ता झलकती है। तो मतलब धैर्य तो चाहिए इसको पढ़ने के लिए। हाँ, धैर्य और ध्यान दोनों की जरूरत है। आसान नहीं है, ये सच है। तो फिर आज इसकी क्या प्रासंगिकता है? क्या ये सिर्फ अकादमिक जगत तक ही सीमित रह गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुश्किल होने के बावजूद इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। पहली बात, इसने पश्चिम में भारतीय दर्शन को एक गंभीर एकेडमिक विषय के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा। आज भी दुनिया भर में जो लोग भारतीय दर्शन का गंभीर अध्ययन करते हैं, उनके लिए दासगुप्ता का काम एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है, एक बुनियादी ग्रंथ है। इसकी जो गहराई है और जिस तरह से इसमें प्राइमरी सोर्स यानी मूल ग्रंथों का इस्तेमाल हुआ है, वो बेजोड़ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाषा थोड़ी पुरानी लग सकती है आज के हिसाब से, या कुछ तुलनाएं शायद थोड़ी यूरोसेंट्रिक लगें। हाँ, पश्चिमी नजरिए से की हुई। जी, लेकिन अपने समय के लिहाज से ये एक क्रांतिकारी काम था, बौद्धिक श्रम का एक स्मारक है ये। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है
कि अगर कोई भारतीय दर्शन को सच में गंभीरता से समझना चाहता है, हाँ, सतही तौर पे नहीं, बल्कि एक जीती जागती विकसित होती भी विचार परंपरा के रूप में, तो दासगुप्ता का ये काम अनिवार्य है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकता है लेकिन फायदेमंद भी उतना ही है। सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि आज की दुनिया में जहां हमें हर जानकारी फटाफट छोटे छोटे टुकड़ों में चाहिए, वहां दासगुप्ता जैसे किसी रचनाकार के इतने विशाल, इतने गहरे और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण काम से जुड़ने की असली चुनौती क्या है और उसका असली इनाम क्या है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या आज के दौर में इस तरह के गहरे बौद्धिक प्रयासों का कोई मूल्य बचा है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।